हेलो 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 एंड वेलकम स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप सारे हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लर्निंग वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने टेस्ट दिया था और मैंने मार्क्स देखा ठीक ठाक है। बहुत सारे को और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। अब बहुत सारे बच्चे अच्छा किए हैं, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कम किए हैं। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में आप इम्प्रूव कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा अभी तक का लर्निंग वीडियो। इसमें दो चार बच्चों को डाउट था क्या कि इस तरह से क्या होगा। ओके, ये 24 नंबर क्वेश्चन में एक है 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। ओके, सो 2 sin 30 डिग्री जनरली जो डाउट आया है, इसमें कितने ऑप्शन है? 3√3, सी है 1/√3, डी है √3/2। ओके, सो 24 की बात करेंगे तो 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री की बात करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा सिंपली 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाता है, या फिर आप डायरेक्टली sin 30 cos 30 दोनों का वैल्यू पुट कर दो तो भी आ जाएगा। 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री आपको पता ही होता है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? वो हाफ होता है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। तो इससे भी आ जाएगा, या फिर 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। ओके, सो इससे भी कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये √3/2 आना चाहिए। ओके, ऐसे भी करेंगे तो 2 इंटू हाफ इंटू √3/2। ये 2 एक दूसरे का मर्डर कर दिया, बचा क्या? √3/2 बचा। ओके, सो इसमें ऑप्शन जो है डी, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुआ है आंसर शीट में तो उसको मैं चेक करूंगा। अभी तक आंसर शीट मैंने नहीं देखा है। नेक्स्ट जो है, बहुत सारे बच्चे इसमें कोई डिस्कशन की बात कर रहे थे, और कौन सा था जी? अप्रोक्सीमेटली लगभग हो गया। एक और कोई क्वेश्चन है, tan थीटा का वैल्यू 3 है, देन वैल्यू ऑफ sin थीटा। tan थीटा अगर 3 है तो हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको। tan थीटा x होता है तो sin थीटा cos थीटा को कैसे लिखना है? तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, तो अगर हम परपेंडिकुलर को 3 यूनिट मान लें तो बेस को 1 यूनिट मानेंगे तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बेस, ये थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। साइन थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p/h हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √10 ये क्या हो जाएगा बताओ? ये p की बात करेंगे तो 3, p की बात करेंगे तो 3 और ये √10 हो जाएगा। ओके, सो p/h होता है साइन थीटा का वैल्यू। देखो अकॉर्डिंग टू जो हमें दिख रहा है प्रिंट, उसमें √10/3 कहीं पर है? अरे दादा नहीं है ये तो। ये √10 सॉरी 3/√10 है तो 3/√10 ये हो गया आपका सी नंबर। चलो ठीक है। साइन 53 डिग्री का वैल्यू सबको पता होना चाहिए। ये क्या होगा? 4/5 होता है साइन 53 का वैल्यू, आपको पहले ही बता दिया गया है। 2 साइन अगेन, ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 22। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 25 की बात करें तो ये है आपका 2 साइन 22.5 डिग्री एंड cos 22.5 डिग्री। तो ये अगेन क्या हो जाएगा? तो 2 साइन थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin 45 डिग्री, दैट शुड बी इक्वल टू 1/√2। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रिंट आंसर शुड बी क्या है ये? आंसर शुड बी 1/√2। बी नंबर आंसर होना चाहिए, और tan थीटा वाले में सी नंबर होना चाहिए, और 24 वाले में आंसर जो होना चाहिए 24, इसमें जो है आंसर डी होना चाहिए। ओके, सो अगर कोई इनकरेक्ट आंसर सीट है तो वो मैं चेक करूंगा बाद में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल गिवन बाय एक्स। ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर ऐसा कुछ है
जो कि टाइम का फंक्शन है, देन उसका वेलोसिटी काउंट करना है। उसमें तो क्या करना है, जस्ट पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8 है, तो इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी का पहले एक्सप्रेशन काउंट करेंगे, वेलोसिटी का पहले एक्सप्रेशन काउंट करेंगे तो पोजीशन को या डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। आप लोग 9th में पढ़ रखे होते हैं। सो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो जाएगा। सो ये क्या है, 2 इंटू टी स्क्वायर का 2t हो जाता है, प्लस 4 इंटू टी का 1 हो जाता है, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इट मीन 4t प्लस 4 हो गया जी v। अब एट t इक्वल टू 0 पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, t का वैल्यू 0 वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट कर दो। t का वैल्यू 0 वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 4 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो है आपका ए नंबर आंसर होगा इसमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये वाला देख लो जी, जो साइन 40-70 डिग्री है। ओके, 40-70 डिग्री, तो ये याद रखेंगे। ऐसा मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में, यहां से घूम के एक 360, फिर यहां से घूम के एक 720, फिर यहां से घूम के एक 720 प्लस 360 दैट इज 1080, और फिर एक बार घूम जाएंगे 360, उसके बाद तो 1080 प्लस 360 कितना हो गया, 1080 प्लस 360 की बात करेंगे तो शायद हो गया 1440। तो यहाँ पे आके मिलेगा, और आपका कितना है 1470 डिग्री, 1470 डिग्री है। तो मतलब 14, 4 एक चक्कर लगाया तो 360, 2 चक्कर लगाया तो 720, 3 चक्कर लगाया तो 1080, 4 चक्कर लगाया तो 1440 हो गया। अब आपका है 1470, इसका मतलब 1470 डिग्री की बात करेंगे तो ये जो है यहां से घूम घूम के यहाँ पे बेसिकली ये जो है फेजर यहाँ पे आके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुकेगा, जिसका ये तो यहाँ पर 1440 हो जाएगा, 30 डिग्री ये ऊपर हो जाएगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पे इसको साइन 1470 डिग्री प्लस 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन 4 टाइम 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं ये, या फिर साइन ये देखो 8 पाई प्लस 30 डिग्री। अब हमने बताया था कि साइन अगर क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई करने का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा होता है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस थीटा कर देंगे तो ये सीधा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दैट इज साइन 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका हाफ। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। एलाइड एंगल में बताया गया था 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 साइन ए, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है जी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, हमने ये फॉर्मूला आइडेंटिटी लिखा दिया था आपको। 19 नंबर का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, और ये 20 जो था इसमें साइन 1470 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर का बी, 19 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ए नंबर ऑप्शन सही है। कॉस 330 डिग्री क्या होता है, अगेन इस तरह के एलाइड एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। cos 330 डिग्री क्या होता है, cos 330 डिग्री क्या होता है उसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, एक बार वीडियो चेक कर ले तो बच्चे सही से चल रहा है या नहीं, होपफुली सही से चलना चाहिए। हाँ, सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सो cos 330 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बच्चे, देखो cos 330 डिग्री को क्या है, cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है जी।
ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस 30, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री होगा। ये √3/2 होगा, ये √3/2 होगा। गिवन ऑप्शन में जो है सी नंबर ऑप्शन 17 का सी नंबर ऑप्शन सही है। cos 37 डिग्री का 16 की बात करेंगे तो cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 37 डिग्री हो जाता है आपका 4/5 cos 37 और sin 53 डिग्री। याद रखेंगे क्या है इसका वैल्यू? 4/5 आपको बताया गया है कितनी बार। एंड sin 37 डिग्री इक्वल टू 3/5 दैट इज cos 53 डिग्री, ये भी याद रखोगे। एंड उसके अलावा tan 37 डिग्री इक्वल टू होता है 3/4, ये हो जाएगा cot 53 डिग्री, ये भी याद रखोगे। ओके, और अगर आपको cot मान लो tan 53 डिग्री इक्वल टू होता है 4/3 दैट इज cot 37 डिग्री हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। आई होप आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। cos माइनस थीटा 15 नंबर क्वेश्चन है जी। cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है, आपको बताया गया है एलाइड एंगल में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 14 नंबर बाइनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चन है। 14 नंबर जो है बाइनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, 14 नंबर क्या है भाई? 1.0001 का 5। ओके, इसको समझो 1 प्लस 0.0001 का पावर 5 होल का पावर 5। आप जानते हो कि 1 प्लस एक्स का पावर n जो होता है 1 प्लस nx होता है इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। देन यहाँ पे 0.0001 क्या है? वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5 टाइम्स 0.0001 दैट इज 1 प्लस 0.0005 दैट इज इक्वल टू 1.0005। ओके, आंसर इसमें क्या होगा जी बच्चे? ए नंबर हो जाएगा 14 नंबर में। ओके, सो इसको आप समझ गए, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। 13 नंबर की बात करेंगे, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब हमने आपको रटवा ही दिया था क्लास में वीडियो में। y इक्वल टू क्या है? 5√x है। रूट एक्स का पहले ही बता दिया था, dy/dx को आप लिख सकते हो 5d√x/dx। ओके, इसको इस तरह से लिख सकते हो आप। सो d√x का अगर x√x की बात करेंगे तो इसको समझो x का पावर हाफ, तो x⁴n इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n की जगह पे हाफ होगा, x का पावर n-1, तो हाफ -1 हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए x⁴n का क्या होता है? n इंटू x⁴n-1 दैट इज हाफ इंटू x का पावर हाफ -1 दैट इज हाफ इंटू x का पावर -हाफ दैट इज हाफ इंटू 1/x का पावर हाफ दैट इज 1/2√x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे, ये हमने बता दिया था पहले ही आपको, तो ये हो जाता है आपका 1/2√x। सो इसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 5/2√x। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? 5/a नंबर ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। 12 क्वेश्चन में y इक्वल टू जो है 12 क्वेश्चन में हम बात करें अगर 12 क्वेश्चन में, तो y इक्वल टू क्या है हमारा? y इक्वल टू 3x हाफ है, तो dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dx अगेन 3 सेम है ना जी √x, तो 3/2√x हो जाएगा सिंपली। तो 3/2√x समझो इसको, दोनों सेम ही क्वेश्चन है जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी 12th में क्या है? ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए। 11th की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, y इक्वल टू
3x क्यूब है, y इक्वल टू 3x क्यूब है, तो dy बाई dx जो हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब का x इज टू n का क्या होता है n, तो n की जगह है 3, x इज टू n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 3 और ये एक्स स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर होगा डिफरेंशिएशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है 11 का। आई होप कि आपका ये कंप्लीट हो गया डिस्कशन। बहुत से एक दो बच्चे का ये आंसर कुछ पता नहीं, आंसर मैंने देखा नहीं है, मैं उसको अगेन चेक करूंगा आंसर के को, उसके बाद आपसे बात करूंगा, ठीक है। सो एक सेकेंड में चेक कर लूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। ऐसे राइट आंसर जो कुछ यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है वही है, आंसर में हो सकता है रीअरेंजमेंट कहीं गलती हो गया हो, उसका कोई टेंशन नहीं है, मैं चेक करूंगा, उसके बाद आपको जो होगा करेक्शन करेंगे। चलिए, अब ये तो डिस्कशन का पार्ट था, ये हो गया हमारा। नाउ हम थोड़ा सा लर्निंग पार्ट की बात कर रहे हैं। इस प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सीखा था, अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसका ग्राफ कैसा होगा ये भी सीखा था हमने, और 2 पॉइंट है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये भी सीखा था। ओके, सो इसमें सबसे पहले एक दो डाउट लेंगे। कोई बच्चा है जिसने कहा सर बिल्कुल चेन रूल हमें नहीं समझ में आया, तो उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर लीजिए और वीडियो को पेन पेपर के साथ देखिए। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप पॉज करके पहले लिख लीजिए और उसके बाद आप जो लिखते हो उसको पढ़ो। ओके, उसको जैसे लिखते हो और उसको पढ़ो एक बार अच्छे से, तब जाके होगा। आपने आई एम श्योर कि आपने इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया है, मतलब पॉज करके वीडियो देखते टाइम ही नोट करना। अगर आप ये कर रहे हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक को किसी को आसानी से समझ में आ जाता है, किसी को एक बार दो बार देखने के बाद करने के बाद समझ में आता है। ओके, सो सबसे पहले तो आप ऐसा काम कीजिए कि जब भी वीडियो देखते हो तो नोटबुक और पेन लेके हर एक पॉइंट को, ओके। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलब कि एक जैसे टॉपिक खत्म हो गया, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल हमने खत्म कर लिया तो पॉज करके नोट कर लेंगे, पहले देख लेंगे फिर पॉज करके हम उसको नोट कर लेंगे। ओके, सो इस तरह से करेंगे। कोई भी कंसेप्ट होता है जैसे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को कैसे लिखा है तो आप उसको ड्रॉ भी करो, फिर एक बार देखो वीडियो को कंटिन्यूसली, फिर आप उसको वीडियो को देखने के बाद आपने जो नोट का बनाना है हर एक पॉइंट को, फिर एक बार नोट को पढ़ लेना है, देन आपको समझ में आएगा। ओके, सो एक चेन रूल का है, एक बार डिस्कस कर ही देते हैं, बच्चे ने पूछा है तो चेन रूल एक बार फिर से देख लो। अगर आप ये बच्चा पूरा वीडियो देखेगा अच्छे से तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चेन रूल में अगेन हमने पूछा था कि मान लो कि कोई फ्रेंड है आनंद और दूसरा एक फ्रेंड है भुवन, और भुवन के बाद तीसरा फ्रेंड है, ए का फ्रेंड है भुवन, आनंद का फ्रेंड है भुवन, भुवन का फ्रेंड है चुमन। ओके, ठीक है। सो चुमन फ्रेंड है, तो इस केस में अगर ए को कुछ जरूरत पड़ गया, फ्रेंड की कुछ जरूरत पड़ते हैं लाइफ में, तो ए को जैसे कि मान लो कुछ जरूरत पड़ा, मान लो कि मनी का जरूरत पड़ा, तो बी से मांगेगा। बी तो उसका बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, तो बी से कहेगा भाई मदद कर दे, हेल्प कर दे। अब बी के पास भी बाय डिफॉल्ट हेल्प करने के लिए जो है पैसे ये सब नहीं है, तो कहेगा रुक जा मैं करता हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, कैसे भी करूंगा, तो वो किसी और अपने दोस्त से हेल्प लेगा। ओके, सो इस केस में आनंद तो चुमन को नहीं जानता, बट इस केस में आनंद की डिपेंडेंसी इनडायरेक्ट, आनंद की डिपेंडेंसी इनडायरेक्टली चुमन पे है, या फिर चुमन जो है आनंद को ही हेल्प कर रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा है, भुवन के थ्रू कर रहा है। ओके, सो इस केस में मान लो कि आनंद ने पैसे लिए, एक्स मान लेते हैं कि कुछ रुपया लिया। ओके, आनंद ने भुवन से पैसे लिए और भुवन ने लिए चुमन से, तो भुवन ने लिए चुमन से, अब चुमन को पैसे की जरूरत पड़ी, सबको पड़ती है भाई, तो चुमन डायरेक्टली इससे मांगने को थोड़ी न जाएगा,
डायरेक्टली अनंत को तो नहीं जाएगा, अनंत को जानता ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, ये तो कहेगा, ये भुवन को ही कहेगा ना भाई कि तुमने पैसे लिए थे तो अब वापस कर। चुमन क्या करेगा, भुवन से मांगेगा। और भुवन की किससे मांगेगा, कहेगा भाई हम तो खर्च नहीं किए, रुक जा हम भी देते हैं मांग के। तो भुवन मांगेगा आनंद से। ओके, सिंपली इस केस में यहां पर देखो, आनंद चुमन को नहीं जानता, बट क्या है, आनंद की डिपेंडेंसी चुमन पे है। ओके, चुमन भी आनंद को नहीं जानता, बट चुमन का कोई ना कोई रिलेशनशिप आनंद से है, इसके थ्रू, बी के थ्रू। तो वैसे ही बहुत सारा फंक्शन हो सकता है कि वो डायरेक्टली जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसमें वेरिएबल क्या है, किसी तीसरे वेरिएबल के थ्रू डिपेंड कर रहा है। तो जैसे कि मान लो y, अगर मान लो कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो आप इसको क्या कहेंगे, जनरली कहोगे कि y जो है फंक्शन ऑफ x है। नहीं, y पहले फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। y क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका फंक्शन है, ना कि x का फंक्शन है बट इनडायरेक्ट है। तो y को पहले कहोगे फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन ये वाला जो है, जैसे कि ये मान लो कि ये y है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और ये x है। ओके, सो इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है ये फंक्शन ऑफ x है। ओके, सो ये याद रखेंगे, चेन रूल में ये पॉइंट आपके दिमाग में आना जरूरी है कि डायरेक्टली नहीं लिंक्ड होता है। ओके, देन अलग बात है। इस केस में अगर अगर हम साइन x करते तो इसमें y जो है डायरेक्टली लिंक्ड है x से, बट इस केस में y अगर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है तो इस केस में y डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है x से। इस केस में y डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x है, बट इस केस में y जो है डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x नहीं है। y किसका डायरेक्ट फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है x का फंक्शन है, इसलिए y का डिपेंडेंसी, अगर x चेंज करेगा तो y चेंज करेगा, बट y जो है इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ x है। y क्या है, इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ x है इसमें, और यहाँ पर y डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x है। तो अगर यहाँ पे y sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं डायरेक्टली, तो ये होता है cos x। बट यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली नहीं करते, उसमें ही बोलते हैं चेन रूल। dy को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इधर राइट हैंड साइड लिखेंगे, बट हमें पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में करना होगा, एंड देन एक्स स्क्वायर 2 को हमें क्या करना होगा, x के रिस्पेक्ट में करना होगा। ओके, सो आई होप आप ये समझ गए कि y जो है फंक्शन ऑफ t है और t जो है फंक्शन ऑफ x है। देन dy बाय dx अगर आप लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाय dt लिखोगे और उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे dt बाय dx से। ओके, सो यहाँ पे y जो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के टर्म में, तो अगर साइन x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो कि थीटा के प्लेस पे है, x के प्लेस पे है, साइन एक्स स्क्वायर 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 2, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x स्क्वायर प्लस 2, जैसे कि x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसे ही cos जब लिखेंगे, साइन का cos ही होता है, तो x के प्लेस पे आप ये लिखोगे। उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2x टाइम cos x स्क्वायर प्लस 2। ओके, सो बच्चे मैंने बहुत सारा इसमें न्यूमेरिकल लिया है, उस न्यूमेरिकल को जाके इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे उस प्रीवियस वीडियो में जो कि भेजा गया है, आप उस पर नोट बनाओगे, हर एक क्वेश्चन को एक बार दो बार देखोगे, तब जाके आपको डेफिनेटली 100% समझ में आ जाएगा।
ओके, अगर आप इससे काम चोरी करेंगे तो फिर तो दिक्कत होगा ही भाई, आप जनरली कहोगे सर नहीं समझ में आया। तो आप इसको जाके जो प्रीवियसली मैंने बताया है उसको जाके अच्छे से प्रीवियस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल्स किए, जितने भी फॉर्मूले किए, उसको जाके रिव्यू करो और उससे नोट बनाओ, फिर उसको एक बार पढ़ो, फिर वो समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अगेन हम जैसे कि जनरल मान लो कि एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 10 5x + 3 है, तो dy बाई dx लिखेंगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, 10 का सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ही जानते हो, tan थीटा या 10x का सेक स्क्वायर x है, तो x के प्लेस पे 5x + 3 है, तो 5x + 3 कर दो और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5x का डिफरेंशिएशन 5 और 3 का 0, तो 5 मिलेगा, तो इसको लिखोगे 5 सेक स्क्वायर 5x + 3। सिमिलर फैशन में हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, y अगर साइन ax + b है तो इसका डिफरेंशिएशन वहां पे चेक करोगे तो ये डायरेक्टली देखो, हम चेन रूल बार बार हम लिखेंगे नहीं, वो फॉर्मूला है हो रहा है, ये चेन रूल से ही हो रहा है। ये क्या है, t है, तो y फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई dx लिखेंगे तो dy बाई dt करेंगे एंड dt बाई dx करेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके, साइन ax + b, हम बार बार डायरेक्ट लिखेंगे फिजिक्स में, ओके, ये मैथमेटिकल टूल है, ये फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, तो ओके। सो आप जो बेसिक जो बताया गया, जितना वीडियो में बताया गया, वो टूल उतना हमारे लिए फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, हमने आपको ज्यादा ही बताया, तो इस पे जाके ज्यादा इसको हम अभी फिजिक्स के क्लास में करने के लिए फैसिनेटेड ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ओके। जितना 3-4 चीजें बता के रखते हैं उसको दिमाग में रखो, हमें क्या करना है, इसका एप्लीकेशन करना है, तो फिजिक्स के क्लास में तो फिजिक्स सीखेंगे किस तरह से कंसेप्ट होता है, तो हमारा एप्लीकेशन सही रहेगा तो वहां पे न्यूमेरिकल जो होगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब ये ध्यान रखेंगे बच्चे। जिनको भी थोड़ा भी दिक्कत है तो दोबारा वीडियो पे जाओ, पहले नोट बनाओ और उसको जो भी है एक बार से ज्यादा 2 बार पढ़ो और उस पे जो होमवर्क दिया जाता है उसको प्रैक्टिस करो, अपने आप ही सही हो जाएगा। चलिए, सो ये चेन रूल का हो गया। कोई बच्चा पूछा था, 1-2 बच्चे पूछे थे, 2-3 बच्चों का कंसर्न था चेन रूल क्या है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप जाके इतना देखने के बाद फिर से चेन रूल का वीडियो देखो और नोट बनाओ तो बिल्कुल समझ में आएगा, हम 100% गारंटी लेते हैं कि समझ में आ जाएगा। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ग्राफ सीख रहे थे और ग्राफ में सीख रहे थे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना, ओके। सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो पहचानना हमें आ गया था। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c जो होता है यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सिंपली अगर 5x - 7y + 6 = 0 है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ओके। अब इक्वेशन गिवन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते, तो मैंने बताया था कि 2 पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस इक्वेशन से और वो आसानी से दोनों पॉइंट को मिला के हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। 2 पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक बार x = 0 कर देंगे, तो x = 0 पुट कर देंगे इसमें, तो x = 0 पुट करेंगे, दैट मीन y एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाएगा, और अगर y = 0 पुट करेंगे तो एक x एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाएगा। वो 2 पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। सो या फिर उस 2 पॉइंट से गुजरता हुआ जो लाइन होगा वही स्ट्रेट लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। सो x = 0 पुट करेंगे तो ये 7y = क्या होगा, 6 होगा, y का वैल्यू 6y 7 हो जाएगा, और अगर इसमें y = 0 पुट कर दे तो ये 5x = -6 हो जाएगा, तो x = -6y 5 हो जाएगा। 2 पॉइंट मिल गया आपको, 2 पॉइंट मिल गया। सपोज कि ये 1 है और ये भी 1 है और ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y है, ओके। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा देख के।
अब ये देखो x इक्वल टू 0 करने का मतलब, x इक्वल टू 0 करने का मतलब, x इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होगा? x इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे y एक्सिस और y इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होता है? x एक्सिस। ओके, x इक्वल टू 0 करने का मतलब y एक्सिस एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 0, ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करेगा। x इक्वल टू 0 भी क्या है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये y एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो x इक्वल टू 0 करने का मतलब y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होगा? हमारा x एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ओके, या पॉइंट जो है नोट करेंगे। x इक्वल टू 0 करने का मतलब y एक्सिस को रिप्रेजेंट करना, और y इक्वल टू 0 करने का मतलब x एक्सिस को रिप्रेजेंट करना। ओके, ये याद रखेंगे ये पॉइंट। अब देखो x इक्वल टू क्या है? -6/5, तो ये -1 से क्या है, इधर थोड़ा सा लेफ्ट साइड हो जाएगा। -6/5 क्या है? -1 से, अगर मैग्नीट्यूड 6/5 का देखेंगे तो 1 से ज्यादा है, अब माइनस लगा हुआ है तो इधर लेफ्ट ऑफ -1 हो जाएगा। समवेयर हम 1.2 मान लेते हैं, ये -6/5, और ये हो गया 0। ये वाला पॉइंट यहां पर होगा। x इक्वल टू 0, y 6/7, तो 6/7 1 से कम होगा, तो ये वाला जो लाइन होगा, देखो ये वाला लाइन, ये है आपका 0 6/7, और ये है आपका -6/7 0। तो ये दो पॉइंट है, एक बार x 0 करके मिला है, एक बार y 0 करके मिला है, x 0 करके ये मिला है, y 0 करके ये मिला है। दो पॉइंट से गुजरता हुआ जो लाइन होगा, इस दो पॉइंट से गुजरता हुआ जो लाइन होगा, वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन होगा 5x - 7y + 6 = 0। 5x - 7y + 6 = 0। सो आई होप अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है तो स्ट्रेट लाइन का, तो आप क्या करोगे? एक बार x 0 पुट कर दोगे तो y मिल जाएगा, y 0 पुट कर दोगे तो x मिल जाएगा, दो पॉइंट मिल जाएगा, और दो पॉइंट को डिटरमिन करके ग्राफ पे आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो प्रीवियस वीडियो मैंने इस पे ही किया था। दूसरा, अगर दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट गिवन है आपका, देन उसका उस दो पॉइंट से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अगर मान लो कि दो पॉइंट P = 2 3 एंड Q = 5 8 ऐसा गिवन है, तो दो पॉइंट P और Q गिवन है, देन इससे पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना हो, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला दिया था y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 x - x1। ओके, या फिर इसको y - y2 और y2 - y1 और x2 - x1 x - x1, ऐसा ये इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है दो पॉइंट गिवन है। तो ये हम P को अगर x1 y1 मान लेते हैं और Q को x2 y2 मान लेते हैं, तो इसमें पुट करते जाएंगे, इक्वेशन हमें मिलता जाएगा। हम इसमें जरूरी नहीं दोनों ले, कोई भी इक्वेशन कोई भी फॉर्मूले में पुट करेंगे, x1 y1 की जगह x2 y2 रखे, यहाँ पे x2 होगा, सॉरी मिस्टेक था, x2 y2 रखे तो भी सेम ही इक्वेशन आएगा। आप चेक कर सकते हो। ओके, सेम ही इक्वेशन आएगा, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे y2 - y1 की जगह y1 - y2 भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे भी x1 - x2 करना होगा। ओके, सो कैसे भी आप इसको इस फॉर्मेट में याद रखेंगे, सबसे सिंपल फॉर्मेट में, और ये फिजिक्स में बहुत ही हर एक चैप्टर में रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना, पहचानना। ओके, सो आई होप आप समझ गए इसको। स्ट्रेट लाइन का दूसरा सबसे जनरल इक्वेशन जो होता है y = mx + c। इसमें m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, और इसको m = होता है tan थीटा भी, और थीटा क्या होगा? एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन,
a straight line with x axis। चलो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन हम बाद में करेंगे। दो चार ग्राफ है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसे ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। ओके, सो दो चार ग्राफ है। ग्राफ ये हो गया, स्ट्रेट लाइन का हो गया। हम पैराबोला का बात कर लेते। ओके, पैराबोला का ग्राफ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। हम सिर्फ यहाँ पे पहचानने के लिए कर लेंगे। ओके, सो पहचानने के लिए पैराबोला का जनरल ग्राफ जो होता है y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, और आप x इक्वल टू 4ay स्क्वायर ऐसा भी कर सकते हो। और आपका ऐसा भी हो सकता है y इक्वल टू -4ax स्क्वायर, ये भी हो सकता है। और आपका x इक्वल टू -4ay स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, या सिंपली y इक्वल टू cx स्क्वायर, ये भी हो सकता है। और y इक्वल टू x इक्वल टू cy स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ओके, सो आई होप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर, जनरली हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये क्या होगा, ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक। याद रखोगे, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ये पैराबोला का ग्राफ होगा इसका। अब a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, अब अगर समझो कि यहां पर if y इक्वल टू 4ax स्क्वायर है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। सो if a इक्वल टू 1 पुट कर दे तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, 4x स्क्वायर। y इक्वल टू 4x स्क्वायर को रिप्रेजेंट करोगी तो अगर मान लो कि इफ x इक्वल टू क्या है, 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। x इक्वल टू 1 पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। ओके, और x इक्वल टू अगर -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर इंटू 4, अगेन 4 हो जाएगा। -1 भी पुट करो तो भी क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 4 ही होगा। अगर मान लो कि x का वैल्यू 2 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। y का वैल्यू 16 हो जाएगा। और इसमें अगर आप पुट कर दो x का वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर दैट इज 4, एंड 4 इंटू 4 16। अगर x का वैल्यू क्या है, -2 पुट करोगे देन अगेन y क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। सो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या होगा, ये देखो यहाँ पे इस तरह से होगा। ओके, सो ये जो ग्राफ होगा ऐसा होता है पैराबोला का ग्राफ। पैराबोला का ग्राफ जो है ऐसा होता है। ओके, इसको देखो, आप चेक भी कर सकते हैं। x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है, x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो ये क्या हो गया, x 1 है तो ये मान लो 4 है, x -1 है तो ये क्या है, अगेन ये 4 होता है। x 1 है तो ये वैल्यू 4 होगा, और x -1 है तो ये वैल्यू 4 है। ओके, और x जैसे ही -2 हुआ और x जैसे ही 2 हो गया तो ये अगेन जो हो गया 2 हो गया, तो मान के चलो x 2 हो गया तो ये हो गया 16। y का वैल्यू x अगर 2 हो गया तो 16, x अगर -2 है तो भी 16। ओके, सो समवेयर यहाँ पे इस तरह से कर्व चलते जाएगा। ठीक है जी,
सो ये ऐसा हो गया। अब इसमें ही अगर देखो यहाँ पे अच्छे से देख लो, एक सिंपल सा y इक्वल टू 4ax² है, जहां पे अगर a का वैल्यू अगर 1 रख दें तो y इक्वल टू 4x² हो जाएगा। y इक्वल टू 4x² का ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। y इक्वल टू 4x² का ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ग्राफ जो होगा पैराबोलिक। ओके, इतना याद रखना, बाय द चैप्टर जब हम डील करते जाएंगे तो ये समझ में आते जाएगा। मैथ में आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एंड पैराबोला का ग्राफ डिटेल में पढ़ेंगे। हमें उतना जरूरत नहीं है, हम पढ़ा सकते हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है, फिर फिजिक्स लेट हो जाएगा। हमें 2-3 क्लास के बाद हमें फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट करने। ओके, सो आपको जनरली हम यहाँ पे कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ है तो उसको याद रखेंगे, उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। एक हम एग्जांपल लेके समझाएंगे भी आपको भी। चलो ठीक है जी। अब इस केस में जैसे कि मान लो कि ये पैराबोला हो गया, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये शेप जो पैराबोला का है वो चेंज कर सकता है। a का वैल्यू 2 हो गया तो और भी अलग शेप का होगा लेकिन पैराबोला ही होगा। a का वैल्यू -1 भी हो सकता है, a का वैल्यू -2 भी, -3 भी, -2.5, +2.5, व्हाटएवर भी जो मन है आपको, यानी रियल नंबर वहां पे पुट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस करने का मतलब a पॉजिटिव कांस्टेंट जनरली रखते हैं, a को जो वैल्यू है पॉजिटिव कांस्टेंट ही रखते हैं। c कहने का मतलब एट एनी कांस्टेंट, जैसे कि 4x² है तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, 4 है। ओके, सो आप ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा, x इक्वल टू cy² लिखा हुआ है या फिर x इक्वल टू 4ay² लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसका मतलब क्या है, तो ये देखो, अगर ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू 4x² को, इसमें जो है ग्राफ, इसमें ग्राफ किसके सिमेट्रिक है, y एक्सिस के सिमेट्रिक है, y एक्सिस के सिमेट्रिक है ग्राफ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। इसमें ग्राफ क्या है, y एक्सिस के सिमेट्रिक है। ओके, y एक्सिस के सिमेट्रिक है कहने का मतलब x का सेम वैल्यू नेगेटिव होता है तो भी y का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, सेम ही होता है। ओके, सो ये याद रखेंगे। इसमें जो ग्राफ है y एक्सिस के सिमेट्रिक है और ग्राफ जो है हमारा x एक्सिस के सिमेट्रिक भी हो सकता है। जैसे कब हम इसको मिटा देते हो कि इसी ग्राफ को देखो, ये है आपका y एक्सिस के सिमेट्रिक, और ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको मन है तो x इक्वल टू 4y² कर सकते हो ना। तो इस केस में देखो, y अगर 0 हुआ तो x का वैल्यू 0, y अगर +1 हुआ तो x का वैल्यू 4, y अगर -1 हुआ तो भी x का वैल्यू 4, y अगर +2 हुआ तो भी x का वैल्यू क्या हो गया, +2 हुआ तो ये 16 हो गया। y अगर -2 है तो भी ये क्या हो गया, x का वैल्यू 16। अब इसी ग्राफ को देखेंगे तो ये क्या है, y का वेरिएशन मान लो कि ये है 1 और ये है -2 और ये है 0 y एक्सिस पे, और ये है आपका x एक्सिस, और ये है आपका -1, ये है -2। चलो ठीक है जी, और ये मान लेते हैं कि ये है 4, ये है 8 और ये है 12, ये है 60। ओके, जब y 0 है तो x का वैल्यू 0, ठीक है, x 0 y 0 इसको रिप्रेजेंट करेगा। जब y +1 है देन x 4 है, y +1 है देन x क्या है, 4 है, और y -1 है देन x का वैल्यू 4 है, ठीक है, y -1 देन x का वैल्यू 4, पॉजिटिव 4, ये x तो ये वाला है ना, x पॉजिटिव 4 है, y नेगेटिव है, y -1 है देन x 4 है, y अगर +1 है तो भी x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू काउंट करने के लिए इस एक्सिस पे पॉइंट 4 है। अगर y +2 है देन x का वैल्यू 16 है, तो +2 के इधर ले जाएंगे x एक्सिस के पैरेलल, तो ये 16 पे मार्क करो, ठीक है। और उसके बाद y अगर
y जो है यहाँ पे y -2 लिखना है, x -2 लिखा हुआ है, मिस्टेक है। ओके, y -2 है तो x का वैल्यू 16 है, तो y का वैल्यू -2 और x एक्सिस के पैरेलल देखे तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है जी, सो ये मिल गया पॉइंट। अब इसको फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करोगे। ओके, ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ऐसा जाएगा। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखो, ये ग्राफ क्या हो गया, सेम ग्राफ जो अभी प्रीवियस स्क्रीन पे बनाया था, इसके पहले वाले स्क्रीन पे वही ग्राफ है। ओके, बट ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये क्या है जी, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। ये वाला ग्राफ हो गया x इक्वल टू 4y स्क्वायर और वो वाला था y इक्वल टू 4x स्क्वायर। सो आप इसको समझ गए। अब इसमें ही अगर जो है इसी ग्राफ को जस्ट रिवर्स कर दें, माइनस आप क्या करें, अगर मान लो कि x इक्वल टू -4y स्क्वायर होगा, तो अगर y 0 तो x 0, y अगर मान लो कि 1 देन x इक्वल टू क्या होगा -4, y अगर मान लो कि +1 के बाद -1 हो गया तो भी x क्या होगा -4। अगर मान लो कि इसी ग्राफ को यहाँ पे 4y स्क्वायर की जगह -4y स्क्वायर करेंगे, ये ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये ग्राफ जो होगा जस्ट जो है इस तरह से, ये वाला ग्राफ ऐसा हो जाएगा। समझ गए? ये ग्राफ कौन सा है, ये x इक्वल टू -4y स्क्वायर। ओके, सो माइनस मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया, सब कुछ सेम है, बट ग्राफ जो है इधर प्रोसीड करने के बदले ये ऐसा जाएगा, y इक्वल टू -4y स्क्वायर। ओके, अब इसी ग्राफ को अगर देखो, इसी ग्राफ को अगर हम बात करें, इसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें, 4y स्क्वायर प्लस 8 कर दें। ये जो है इसी ग्राफ को आप x इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 8 कर दें, तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से स्टार्ट नहीं होके यहां से स्टार्ट होगा। ओके, ये यहां से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट होगा। ओके, इसको ब्लैक से हम देखेंगे। अगर हम 4y स्क्वायर प्लस 8 कर दें, इसमें ही 8 ऐड कर दें, तो जब y 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 8 होना चाहिए। जब y 0 है तो x का वैल्यू 8 होना चाहिए, तो y 0 करने का मतलब ये पॉइंट और x का वैल्यू 8 मतलब कि ये हो गया। सो y अगर 0 है तो x का वैल्यू, ग्राफ यही रहेगा, बट ये क्या है, यहां से स्टार्ट होगा, इसका वर्टेक्स जो है यहां पर आ जाएगा। ओके, सो इसको याद रखेंगे। अगेन इसमें अगर कर दें y इक्वल टू -4y स्क्वायर प्लस 8, तो ये जो है y इक्वल टू -4y स्क्वायर प्लस 8, तो ये ग्राफ जो है प्लस ही है ना, तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट होगा, y यहां से स्टार्ट होगा। अगेन आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर ये देखो, ये वाला ग्राफ जो है ब्लू वाला, x इक्वल टू क्या है -4y स्क्वायर, और ये जो है ये वाला ग्राफ, यही वाला ग्राफ को इधर शिफ्ट कर दिए, अगर प्लस कर दिए हाँ, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर दिए। ओके, x में, और इसमें ही माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे -8 करती तो इसी ग्राफ को, ये वाला जो ब्लू वाला ग्राफ है, -8 करती तो इधर जो है -8 पे शिफ्ट करना पड़ता, और इसमें भी अगर -8 करते तो इसी वाले ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ से -8 से ले जाना पड़ता। ओके, सो इसको अगेन आप डिटेल में, वेरी डिटेल में आपको मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। हमने बेसिक आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि पैराबोलिक ग्राफ कैसा होगा और उसका इक्वेशन कैसा होगा। हमें जस्ट पहचान लेना है कि हाँ सर ये पैराबोलिक वाला इक्वेशन है
और इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, उससे हमें मतलब नहीं होगा, हमें जस्ट थोड़ा बहुत जो है आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ कैसा होगा इसका। तो पैराबोलिक ग्राफ होगा y इक्वल टू 4x² फॉर्मेट में होगा। अगर मान लो कि दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल, और दो वेरिएबल में एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है और दूसरे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है। ओके, दो वेरिएबल में से कोई भी दो वेरिएबल, सिंपली यहाँ पे एक्स वाई की जगह पी क्यू या पी वी भी रख सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम रख सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम रख सकते हैं, पोजीशन टाइम रख सकते हैं। यहाँ पे तो एक्स वाई है, हम पोजीशन एक्स को पोजीशन वाई की जगह टी भी रख सकते हैं। ओके, सो ये याद रखेंगे, दो वेरिएबल का इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो वेरिएबल का, जैसे v इक्वल टू 3t² प्लस 6t प्लस 2 है। ओके, सो इस केस में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका देखेंगे ग्राफ जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक कर्व होना चाहिए। क्या? पैराबोलिक कर्व होना चाहिए। तो इस तरह के कोई इक्वेशन होंगे तो आप समझना कि ये पैराबोलिक कर्व है। सो हम इस कहानी को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि इसको बहुत पढ़ना है और उसके हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं है, हमें बस पहचान की जरूरत है कि ये पैराबोलिक है और बस इतना। ओके, इस तरह का ग्राफ होगा। बाकी आप मैथ में पूरा डिटेल में पढ़ोगे और बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा यूनिट मैथ में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला, वो भी स्पेशली कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, बहुत पढ़ना है। ओके, और बहुत ही वो मजेदार है, अगर पढ़ोगे तो बहुत मजेदार है। और जो थोड़ा सा भी ढिलाई करके 10th वाला मेंटलिटी के साथ पढ़ोगे तो फिर उनके लिए तो महाभारत लगेगा, ये कि समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। तो सबसे पहले तो है 10th वाला मेंटलिटी हटाना है आपको ये रखना है कि पढ़ाई इसमें कंटेंट है। 10th वाले में क्या मार्क्स के लिए पढ़ते, अभी क्या है रियलाइज करके इमेजिनेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। आप इसलिए पढ़ रहे हो कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, और फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है, फिर आपका अच्छे पर्सनालिटी, वहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, आप भी एक दिन मतलब कि गूगल के सीईओ बन सकते हो या फिर अपनी कंपनी गूगल जैसी बना सकते हो। ओके, सो मेहनत इसलिए करनी, ये नहीं कि 50 मार्क्स से 100 मार्क्स आ गया फिर अब तो हम चैंपियन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिलेबस बहुत ब्रॉड हो गया है और आपको पढ़ना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। बातें एक बार में हो सकती है नहीं समझ में आए, बहुत सारे सब्जेक्ट में एक बार में बातें नहीं समझ में आ सकती है, तो उसको दोबारा हम एक बार खुद से करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद नहीं कुछ है तो फिर लास्टली सर से तो पूछना ही पड़ेगा। उसमें हेजिटेशन नहीं रखना है कि सर से क्यों पूछे, बेइज्जती हो जाएगा, ऐसा ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही चलता है, अरे सर से पूछ देंगे या क्लास में पूछ दिया, तो क्लास में क्वेश्चन ही नहीं पूछते, पढ़ना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमसे हमारे दिमाग से स्किप ना हो, लेकिन उनको थोड़ा सा संकोच होता है कि हेजिटेशन, साथी बच्चे क्या हंसेंगे, ऐसे करेंगे। कोई भी हंसे क्या मतलब है भाई, ज्यादातर बच्चे ऐसे इसी में नहीं पूछते हैं कि बगल वाला हंसेगा, मजाक उड़ाएगा। तो सीखने में क्या है, बहुत सारी चीजें मैं भी नहीं जानता, बहुत सारी चीजें तो आइंस्टीन भी नहीं जानता होगा, तो आइंस्टीन भी पूछना पड़ता है, वो अपने से लोअर ग्रेड के आदमी को भी पूछता है। बहुत सारा होता है कि सीईओ बहुत सारी चीजें अपने से लोअर ग्रेड के कलर के से पूछता है, जानता है। आजकल के जो बच्चे बड़े घर में क्या है, सारे जो बड़े लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि बिल्कुल डरते हैं कि छूना ही नहीं है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं बिल्कुल छूना नहीं, अरे खराब हो जाएगा फिर हमको, ये सब वो सब। और बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, अफसर हैं, कमिश्नर हैं, एसपी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी उतना पता नहीं है, उतना उन्होंने यूज नहीं किया है, तो अपने जूनियर से पूछते हैं, अपने घर में अपने बच्चे से पूछते हैं, हाँ भाई करो, पापा जी चाचा जी जैसे पूछते हैं ना, मम्मी कभी पूछती है ना कि भाई ये कैसे ऐप वर्क करता है, इसमें क्या करना है, बुकिंग कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, तो आप लोग बताते हो। जरूरी थोड़ी ना कि सारा चीज जो है हमें आता ही है, तो सबके पास थोड़ी थोड़ी कमी होती है, सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा चीज होता है।
तो अगर आपको सीखना है, अगर आपका काम है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, अब चाहे वो किसी से भी सीखो। तो 10th के बाद 11th में आते हैं तो आधे बच्चे का यही रहता है कि अरे क्वेश्चन कैसे पूछें, तो आप पूछ लेंगे तो सब हंसने लगेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको पूछना चाहिए, सर से पूछना चाहिए, अपने कलीग से ही पूछ के अपन डील कर लेते हैं। ओके, सो सबसे जरूरी चीज है, जो चीज नहीं है और सीखना जरूरी है, तो आपको उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ हम पैराबोला सीख लिए थे, अब हम थोड़ा सा सर्कल का ग्राफ। ओके, सबसे सिंपल जो होगा सर्कल का ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें जो है सर्कल का सेंटर जो होता है, सेंटर जो होता है सर्कल का 0 0 लिया जाता है, और रेडियस जो होता है, रेडियस जो होता है ए होता है। ओके, मतलब कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है और ये सेंटर है तो सर्कल ऐसा होगा। ओके, सो इस केस में ये जो है यहाँ से यहाँ तक सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस ए होता है। सबसे सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो इसको आप 25 को 5 स्क्वायर समझो, और इस केस में क्या हो जाएगा आपका, रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस का यूनिट जो होगा 5 यूनिट का होगा। ये मे भी सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है। ओके, अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर यहाँ पे, सेंटर कहाँ होगा, सेंटर 0 0 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो 16 है, तो ये 16 को 4 स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हो, तो रेडियस जो होगा 4 यूनिट हो जाएगा, एंड सेंटर जो है 0 0 होगा। ओके, अगर मान लो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 ही है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको देखो ये 5 है तो 5 को भी तो हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा आपका 5 यूनिट का हो जाएगा, रेडियस क्या हो गया, √5 यूनिट। और सेंटर इस केस में क्या है, सेंटर जो है आपका, सेंटर जो है आपका कह सकते हैं क्या, 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो इसमें सेंटर 0 0 ऑरिजिन ही होता है। अगेन एक सिंपल सा है, अगर मान लो कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इस केस में सेंटर जो हो जाता है इसमें अल्फा बीटा हो जाता है। सेंटर क्या हो जाता है, अल्फा बीटा। सिंपली ग्राफ समझो इसको, ये आपका x एक्सिस और ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस, और ये अल्फा बीटा है एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो अल्फा बीटा से सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये अल्फा बीटा है और इस सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये रेडियस जो होगा ये क्या होगा, ए होगा। सो सेंटर जो है यहाँ पर होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए। ओके, हमें इतना ही जरूरत पड़ेगा, इसमें ग्राफ को पहचानना आना चाहिए। सर्कल का ये वाला इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन, ये याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, सर्कल का, जनरली वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा, जिसमें 2 वेरिएबल है और दोनों का मैक्सिमम पावर, दोनों वेरिएबल का पॉलिनोमियल में या इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है। ओके, देन उस केस में जो है वो सर्कल हो सकता है। और अगर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये सर्कल का इक्वेशन हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे, इक्वेशन ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25। इसी को देखो तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16,
ये भी सेम इक्वेशन है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें जैसे कि देख लो, अगर एक इक्वेशन है x माइनस टू का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मान लेते हैं रेडियस 5 यूनिट है और अल्फा बीटा का वैल्यू 2 एंड 3 है, अल्फा बीटा का वैल्यू 2 एंड 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस ये y ना, हाँ y, ये वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25। तो इसको फाइनली देखो तो कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y, और ये हो गया 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, 4 प्लस 9 13, और ये 25 इधर आ गया तो माइनस 25, 13 माइनस 25 दैट इज माइनस 12। तो इसी इक्वेशन को देखो यहाँ पे, आपको आई होप कि दिख रहा होगा, वीडियो में चेक कर लेता हूं, हाँ दिख रहा है, यहां तक तो दिख रहा है। ओके, सो देखो ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों इक्वेशन ही सेम ही है। ओके, अब इसमें देखेंगे तो ये सेंटर इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर इसका हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, और रेडियस कितना है इसका, रेडियस है 5 यूनिट। ओके, सो इस केस में याद रखेंगे ये दोनों भी क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, ये दोनों भी सर्कल का इक्वेशन है। सो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, पैराबोला वाला और सर्कल वाला। चलिए 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। यहां तक समझ लेते हैं पैराबोला का ग्राफ एंड सर्कल का ग्राफ। ओके, सो अगर मान लेते हैं कि ये जो है हमारा y अगर आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये किसका ग्राफ है बताना है, नेचर ऑफ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का होगा, सर्कल का होगा, पैराबोला का होगा, इलिप्स का होगा, ये बताना है एग्जाम्पल में। y अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 इक्वल टू जी है, तो ये कैसा ग्राफ होगा, इसका शेप ऑफ ग्राफ, ए स्ट्रेट लाइन होगा, बी सर्कल होगा, सी पैराबोला होगा, डी इलिप्स होगा। ओके, तीसरा अगर मान लो कि ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 60 माइनस 64 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो कौन सा इसका ग्राफ की बात करेंगे तो कैसा होगा, अगर सर्कल होगा तो सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। एग्जाम्पल और भी ले लेते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 क्या होगा, एग्जाम्पल इसको ड्रॉ करेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, इसको ड्रॉ करोगे कैसा है। सो इस तरह से 4 क्वेश्चन ले लीजिए इस ग्राफ में, इसको आप ड्रॉ करेंगे, समझेंगे कैसा है, किस तरह से हो, और भी हो सकता है।
अगर हम बात करें x माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसको ड्रॉ करो। ड्रॉ एक्स प्लस 5 प्लस वाई माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, या 16 बोल दो इसको। ड्रॉ, ओके। सो इसको ड्रॉ करना है, आपको बताना है, आपका होमवर्क यही होगा। सिंपल, अगर ग्राफ पेपर है तो उसका यूज कर सकते हो, नहीं तो रफ आइडिया दे देना कि सर ये इस कोऑर्डिनेट में इसका सेंटर है, इसका स्पेसिफिक सेंटर ये है, और ग्राफ इस तरह से होगा, ओके। सो आप रफ आइडिया फ्री हैंड भी बना सकते हो, और ग्राफ पेपर है तो उस पर भी बना सकते हो, ओके। उसके अलावा ड्रॉ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y ड्रॉ y इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ड्रॉ y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3, ड्रॉ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ड्रॉ y इक्वल टू 4x इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 3, ड्रॉ x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5। सो इतने ग्राफ को आप रफ आइडिया के थ्रू ड्रॉ करके बताओगे। इसको कितने क्वेश्चन हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप स्क्रीनशॉट बना लेंगे, और पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर एक ही बार में इसको ड्रॉ करोगे। सो चलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर कल हम बताएंगे, जिनसे हो जाएगा वो अच्छे से कर लेंगे, और जिनसे थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल हमसे पूछेंगे। चलिए आज ये लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बदमाशी कम कीजिए, मार कम खाइए। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे बहुत पिटाई खा रहे हैं, पेरेंट भी पीटते हैं, फिर बोलते हैं सर दिमाग खराब कर रखा है, क्या करें। अब बच्चे भी कहते हैं रोज पीट देते हैं, ओके। तो आप लोग मत पिटाई खाना। चलिए ठीक है, कोई झाड़ू से पिटा रहा है, कोई चप्पल से पिटा रहा है, यार गजब किए हुए हैं तुम लोग। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।